नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एग्जाम गुरुजी बाई मैथ में स्वागत है। और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा, रोजाना सुबह 7 बजे हमारा रीजनिंग का लाइव क्लास चलता है और इस क्लास के माध्यम से आप घर बैठे हुए अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम का हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो बिल्कुल कमेंट करें। साथ ही यह प्रश्न दे रखा है कि वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके 8 सहेलियां खाना खा रही है। गायत्री कल्पना के दाई ओर बैठी हैं, गायत्री के दाई और दूसरे स्थान पर बबीता बैठी है, जो सीमा व पायल के बीच में बैठी हैं। पायल मंजू की निकटतम पड़ोसी है और रेशमा मंजू के निकटतम है। मनीषा कल्पना के बाई और बेटी है। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न का ये जो लैंग्वेज है इसका डायग्राम बनाना होगा और फिर मैं आपको 5 प्रश्न कराऊंगा। उन सभी 5 प्रश्नों का आपको कमेंट करना होगा। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ बात कर लेते तो अपन सबसे पहले कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है हम डायग्राम बनाएंगे। प्रश्न दे रखा है कि वर्ताकार मेज है, हमने यहाँ पर एक वर्ताकार मेज ड्रॉ कर दी है और 8 सहेलियां है, इसलिए आप 8 लाइन बना दीजिए। कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है आप ये पैटर्न यूज करना, बहुत शानदार रहेगा कि 8 सहेलियां वर्ताकार में चारों ओर बैठी हुई है, खाना खा रही है और सब ने केंद्र की ओर मुंह कर रखा है, यानी सब अपने आमने सामने की तरफ देख रही है। प्रश्न कह रहा है कि गायत्री कल्पना के दाई ओर बैठी है। तो यहाँ फर्स्ट जो नाम आ रहा है वो पहला नंबर होता है। यहाँ पर गायत्री हमारे पास पहला नंबर है। तो शुरुआत में आपको ये पहला मिड जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। तो हमने इसको यहाँ पर गायत्री मान लिया। क्या मान लिया अपन ने इसको? गायत्री। अब सुनिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है, गायत्री कल्पना के दाई और बेटी है। इसका मतलब गायत्री कल्पना के दाई और बेटी है। तो यहाँ मैंने कल्पना को बिठा दिया है। देखिए मित्रों, ऐसा मैंने क्यों बिठाया है क्योंकि जब मैं यहाँ बैठूंगा तो मेरा मुंह सामने की ओर होगा, इसका मतलब मेरा दाया हाथ ये होता है, मेरा बायां हाथ ये होता है। तो गायत्री कल्पना के दाई और बेटी ये मैंने बिठा दिया। आगे प्रश्न बोल रहा है गायत्री के दाई और दूसरे स्थान पर बबीता बैठी है। तो गायत्री के दाई और तो पहला स्थान ये हो गया और दूसरे स्थान पर बबीता बैठी है। गायत्री के दाई और दूसरे स्थान पर बबीता बैठी है और बबीता का मुंह भी केंद्र की ओर है। तो ये केंद्र की ओर मैंने बना दिया है। आगे प्रश्न बोल रहा है जो सीमा व पायल के बीच में बैठे, यानी जो बबीता बेटी हैं सीमा और पायल के बीच में बैठी है। तो यहाँ मैंने सीमा को बिठा दिया है और यहाँ मैंने पायल को बिठा दिया है, लेकिन मैं ऑब्लिक करके यहाँ पायल को भी बिठा सकता हूँ और यहाँ सीमा को बिठा सकता हूँ। अभी कंडीशन क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है कि गायत्री कल्पना के दाई और बेटी हैं, गायत्री के दाई और दूसरे स्थान पर बबीता बेटी हैं, जो सीमा व पायल के बीच में बैठी है, यानी बबीता सीमा व पायल के बीच में बैठी है। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, पायल मंजू की निकटतम पड़ोसी है। अब सुनिएगा भैया, अगर पायल यहाँ बैठी तो इसके निकटतम तो गायत्री नजर आ रही है, इसका मतलब पायल यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ सीमा बैठेगी और यहाँ पायल बैठ गई। पायल मंजू की निकटतम पड़ोसी है। अब देखिएगा, पायल की इधर बबीता बेटी है तो निकटतम पड़ोसी कौन हो गई? मंजू। पायल मंजू की निकटतम पड़ोसी है तो हमने यहाँ पायल के निकटतम मंजू को बिठा दिया है। और रेशमा मंजू की निकटतम पड़ोसी है तो हम रेशमा को यहाँ बिठाएंगे, रेशमा मंजू की निकटतम पड़ोसी है। आगे प्रश्न बोल रहा है मनीषा कल्पना के बाई और बेटी है, तो मनीषा को हम यहाँ बिठा देंगे। ये तो अपना सिटिंग अरेंजमेंट बैठ गया है। अब दोस्तों जो इसका प्रश्न आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ देखिए प्रश्न ये आएगा, इनमें से कौन सा दो जोड़ा, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन हमें दे रखा है कल्पना गायत्री, बी ऑप्शन दे रखा है बबीता पायल, सी ऑप्शन दे रखा है रेशमा मंजू, डी ऑप्शन दे रखा है मनीषा बबीता। बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा
असंगत है। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? देखिए मित्रों, पहला ही प्रश्न है, अभी अपन जवाब करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न दे रखा इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, तो आप इसको देखो, कल्पना और गायत्री। यहाँ कल्पना और गायत्री दोनों साथ साथ बेटे निकटतम पड़ोसी है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बबीता और पायल, यहाँ देखिए बबीता और पायल भी दोनों साथ साथ बेटी है, निकटतम पड़ोसी है। रेशमा और मंजू, यहाँ देखो रेशमा और मंजू भी निकटतम पड़ोसी है, दोनों साथ साथ बेटी है। बट यह मनीषा और बबीता युग्म असंगत होगा, क्योंकि ये साथ नहीं बैठे हैं, ये आमने सामने बैठे हैं। तो यहाँ प्रश्न तो यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। आगे सभी को समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। आगे मैं अगला प्रश्न आपको दे रहा हूँ, प्रश्न संख्या 2। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप अगर एक बार अरेंजमेंट कर लेते हो तो बहुत ही शानदार प्रश्न आप जवाब कर सकते हो, पूरे 5 प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है, यदि रेशमा व सीमा अपना स्थान बदल ले, तो सीमा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? सीमा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? यदि रेशमा व सीमा अपना स्थान बदल ले तो सीमा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? ऑप्शन दे रखा है कल्पना, बी ऑप्शन दे रखा है अपने पास में गायत्री, सी ऑप्शन दे रखा है बबीता और डी ऑप्शन दे रखा है पायल। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ लेना भैया। प्रश्न ये बोल रहा है, हमारा लैंग्वेज कह रहा है यदि रेशमा व सीमा ने अपना स्थान बदल लिया, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में सीमा बेटी है और यहाँ मेरे पास में रेशमा बेटी है। यानी सीमा को उठाकर मैं रेशमा की जगह बिठा देता हूँ और रेशमा को सीमा की जगह शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ रेशमा आ गई मेरे पास और यहाँ मैंने सीमा को बिठा दिया। अब प्रश्न बोल रहा है यदि रेशमा व सीमा अपना स्थान बदल ले तो सीमा के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठेगी? अब जब सीमा पहले यहाँ थी, अब यहाँ सामने आ गई है और रेशमा सीमा की जगह चल गई है, तो सीमा के दाईं और दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर मनीषा, दूसरे स्थान पर कल्पना है। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, कल्पना को। आ गया सभी को समझ में? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ पर कल्पना। हो गया क्लियर? अब अपन इसी प्रकार से बात करेंगे प्रश्न संख्या 3। अब अपन प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 5 प्रश्न अगर आपको आ गए ना, बहुत शानदार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, तीसरे प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है बबीता के ठीक सामने की ओर, बबीता के ठीक सामने की ओर कौन बैठा है? बबीता के ठीक सामने की ओर कौन बैठा है? दोस्तों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता बबीता के ठीक सामने की ओर कौन बैठा है, तो इस प्रश्न का क्या जवाब करेंगे, यहाँ अपन बात करते हैं। देखिए बबीता के ठीक सामने की ओर कौन बैठा है? ऑप्शन दे रखा है रेशमा, बी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है मनीषा, सी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है कल्पना और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अगर भाई ये प्रश्न आता है तो क्या राइट करोगे? सबसे पहले आप प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि बबीता के ठीक सामने की ओर कौन बैठा है। यहाँ दे रखा रेशमा, बबीता, कल्पना और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बबीता के ठीक सामने की ओर कौन बैठा, डायग्राम को देखिए आप, मनीषा बेटी है, तो हम यहाँ पर मनीषा को राइट करेंगे कि बबीता के ठीक सामने की ओर कौन बैठा है, तो हमें मनीषा को राइट करना पड़ेगा जी। इसी प्रकार हम चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक प्रश्न आ गया तो 5 प्रश्नों के जवाब आप बेफिक्र दे दीजिए जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है गायत्री के दाईं ओर, गायत्री के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, गायत्री के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?
तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? गायत्री के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है पायल। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे पास आता है मनीषा। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है रेशमा। डी ऑप्शन की बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न दे रखा है कि गायत्री के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा? भाई गायत्री यहाँ बैठी हुई, इसके दाई और पहला दूसरा तीसरा पायल। तो गायत्री के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठी हैं? तो गायत्री के दाई और तीसरे स्थान पर पायल बैठी हैं। आगे सभी को समझ में? इसी प्रकार हम पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों पांचों प्रश्न की बात करते हैं। सुनिएगा पांचों प्रश्न क्या कहना चाहता, पहले सुन लेना, आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पांचों प्रश्न कह रहा है बबीता के अगल बगल कौन बैठे हैं? बबीता के अगल बगल कौन बैठे हैं? ऑप्शन दे रखा है गायत्री कल्पना। बी ऑप्शन दे रखा है सीमा पायल। सी ऑप्शन दे रखा है पायल मंजू। डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों प्रश्न का लैंग्वेज ये कि बबीता के अगल बगल कौन बैठा है, यानी बबीता के बिल्कुल नज़दीक कौन बैठा है? तो पायल बेटी है और सीमा बेटी है। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा कि बबीता के अगल बगल पायल और सीमा बेटी। आगे सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। डायग्राम बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्राम आ गया तो प्रश्न का आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में रहने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न संख्या 151। 151 प्रश्न की अपन बात करते हैं। 151 प्रश्न दे रखा कि मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखा इम्फाल। बी ऑप्शन है कोहिमा। पहला ऑप्शन है इम्फाल। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे पास बी ऑप्शन है कोहिमा। पहला ऑप्शन है इम्फाल। बी ऑप्शन दे रखा है कोहिमा। सी ऑप्शन दे रखा है शिलांग। सी ऑप्शन दे रखा है अपने पास में शिलांग। और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन दे रखा है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 152 प्रश्न बोल रहा है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी 152 है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है? संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है मुंबई। पहला ऑप्शन है मुंबई। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कोलकाता। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता। तीसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं हमें दे रखा है दिल्ली। और चौथा ऑप्शन दे रखा है चेन्नई। बिल्कुल आप प्रश्न को पढ़े और उसके बाद जवाब करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अपन बात करते हैं मणिपुर राज्य की राजधानी कौन सी है, तो मणिपुर राज्य की जो राजधानी है वो इम्फाल है। कौन सा राइट करना पड़ेगा? हमें इम्फाल को राइट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न दे रखा राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में स्थित है। तो हमें यहाँ पर कलकत्ता को राइट करना पड़ेगा। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। आगे समझ में? अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए जो आपको प्रश्न आता ना आप उसका कमेंट कर दीजिएगा, और जो नहीं आ रहा आप उसको राइट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है? हाँ जी अगला प्रश्न दे रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बिल्कुल तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
यह नारा किसका था? यह नारा किसका था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल कमेंट करें। जी हम बात करते हैं 153 की, और सिमिलरली हम बात करते हैं 154 प्रश्न की। 154 प्रश्न है खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है? खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है? किस धर्म से जुड़ा है? बिल्कुल, यानी खालसा धर्म कौन से धर्म से जुड़ा है? शब्द कौन से धर्म से जुड़ा है? खालसा शब्द कौन से धर्म से जुड़ा है? जी ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन दे रखा जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा है जैन धर्म, बी ऑप्शन दे रखा है सिख धर्म, सी ऑप्शन दे रखा है ईसाई धर्म, और डी ऑप्शन दे रखा है हिंदू धर्म। डी ऑप्शन दे रखा है हिंदू धर्म। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ दे रखा है खालसा शब्द कौन से धर्म से जुड़ा है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस प्रश्न का कमेंट करके बताइए भैया क्या होगा, जल्दी से बताओ भैया। देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका था? ये कथन सुभाष चंद्र बोस का था। किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करेंगे, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न दे रखा है भाई खालसा धर्म कौन से धर्म से जुड़ा है? खालसा जो शब्द है वो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। कौन से धर्म से? सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे समझ में? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ भैया, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। 155 है मजदूर दिवस, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें ऑप्शन दे रखा 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 नवंबर। अगला ऑप्शन दे रखा है 1 दिसंबर, सी ऑप्शन दे रखा है 1 मई, डी ऑप्शन दे रखा है 1 जून। बिल्कुल, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप भैया जल्दी से बताना इसका कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल, बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाँ जी, बताइए जल्दी से। बास्केटबॉल के अंदर देखिए, बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन की बात करते हैं 4, 6, 5, 11। ऑप्शन दे रखा 4, 6, 5, 11। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को पढ़ना होगा। अगर आपको आता है भाई तो कमेंट कर दीजिएगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इसका कमेंट करना होगा। और उसके बाद प्रश्न दे रखा है बास्केटबॉल के हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मजदूर दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है, और बास्केटबॉल के हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं, विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भाई, अगले प्रश्न की बात करते हैं 157 और 158 प्रश्न। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 157 की बात कर लेते हैं। 157 प्रश्न क्या कह रहा है? 157 प्रश्न है बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जी,
बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? बिल्कुल, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखा असम, बी ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन दे रखा है राजस्थान और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 158 की। प्रश्न संख्या 158 है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? 158 है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन दे रखा है टोडरमल, ऑप्शन दे रखा है टोडरमल, बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा है बैरम खां। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रेलवे में लगने के चांस होते हैं और कई बार आ भी चुका है। जयमल और दाऊद खां, जयमल और डी ऑप्शन दे रखा है दाऊद खां। बिल्कुल, आप बता दीजिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 157 की। 157 की अगर बात करते हैं तो यहाँ दे रखा बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा बिहू उत्सव मनाया जाता है वो असम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? भाई टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। तो हमें यहाँ पर 158 के ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था जी। इसी प्रकार बात करेंगे 159 और 160 प्रश्न की। हाँ जी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज का खाने वाला हिस्सा होता है। बिल्कुल, 159 प्रश्न है, प्याज का खाने वाला हिस्सा होता है, यानी प्याज का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? ऑप्शन दे रखा जड़, तना, फल, फूल। ऑप्शन दे रखा जड़, तना, फल और फूल, फल और फूल। इसी प्रकार हम बात करते हैं 160 प्रश्न की। तो 160 प्रश्न है दोस्तों, देखना 160 प्रश्न क्या है? बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिल्कुल, बिंबिसार कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिंबिसार कहाँ का शासक था? ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें ऑप्शन दे रखा मगध, ए ऑप्शन दे रखा मगध, बी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा विदिशा, सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन दे रखा किलखोरी और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन दे रखा है कौशाम्बी। देखना भाई, प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ो आप, देखिए पढ़ो आप, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। 159 प्रश्न दे रखा प्याज का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो प्याज का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? प्याज का तना वाला हिस्सा खाया जाता है। कौन सा हिस्सा? तना वाला। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार तो मगध का शासक था। तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करेंगे कि बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार मगध का शासक था। ये प्रश्न आ जाए तो हमें किसको राइट करना होगा? हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा कि बिंबिसार तो मगध का शासक था। कहाँ का शासक था? मगध का शासक था। ठीक है, हाँ जी, अगले प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ 161 और 162। हम बात कर लेते साथियों प्रश्न संख्या 161 की। 161 प्रश्न हमें दे रखा है। 161 प्रश्न है कि भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन दे रखा है बड़ोदरा जयपुर, ए ऑप्शन दे रखा है बड़ोदरा, बी ऑप्शन दे रखा है जयपुर, सी ऑप्शन दे रखा है नासिक, और डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो डी ऑप्शन दे रखा है चित्तरंजन। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही कमेंट करना। हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 162 की। 162 दे रखा है साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये अगर प्रश्न आ गया तो क्या राइट करोगे? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है हमें यहाँ पर, देखिए आप ऑप्शन पढ़ो, कालाहारी, सहारा, गोबी और थार। ऑप्शन दे रखा है कालाहारी, बी ऑप्शन दे रखा है सहारा, बिल्कुल सी ऑप्शन की बात, देखो कालाहारी दे रखा है, फिर सहारा दे रखा है, गोबी और थार। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा, गोबी और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन दे रखा है थार। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करो भैया। बड़ोदरा, जयपुर, नासिक, चित्तरंजन। बिल्कुल भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है? बड़ोदरा को राइट करना पड़ेगा। कहाँ पर स्थित है? बड़ोदरा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है कालाहारी, बी ऑप्शन दे रखा है सहारा, सी ऑप्शन दे रखा है गोबी, डी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है थार। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर बात पूछी जाए तो हमें सहारा का रेगिस्तान राइट करना होगा। बिल्कुल हमें सहारा का रेगिस्तान को राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगले प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? भाई अगर ये प्रश्न आ गया तो क्या राइट करने वाले हैं? ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन दे रखा है चीनी, यूरिया, सीमेंट, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन दे रखा है चीनी, बी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है यूरिया, सी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है नमक, और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, इसी प्रकार बात कर लेते साथियों प्रश्न संख्या 164। 164 है, दक्षिण अफ्रीका का वृक्ष रहित मैदान किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका का वृक्ष रहित मैदान किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? देखिए प्रश्न का लैंग्वेज बहुत मस्त है। दक्षिण अफ्रीका का वृक्ष रहित मैदान किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा पंपास, हालांकि ऐसा कल प्रश्न मैंने कराया था आपको, पंपास। बी ऑप्शन दे रखा है सवाना, सी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा है डाउन्स, और डी ऑप्शन दे रखा है वेल्ड। डाउन्स और डी ऑप्शन दे रखा है वेल्ड। हाँ जी, हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 163 की। 163 दे रखा प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा? प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। कौन सा राइट करना पड़ेगा? यूरिया को राइट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा पंपास। किसको राइट करना पड़ेगा? ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा पंपास। आ गया सभी को? हाँ जी, इसी प्रकार हम बात करेंगे 165 और 166 की। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न आने बहुत जरूरी है आपको जी। हाँ जी, हम बात करते साथियों 165 है। 165 है, मेघालय की राजधानी कौन सी है?
मेघालय की राजधानी कौन सी है? मेघालय की राजधानी कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग, गंगटोक, आइजोल, कोहिमा। ऑप्शन दे रखा है शिलांग, बी ऑप्शन है गंगटोक, सी ऑप्शन है आइजोल और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन दे रखा है कोहिमा। हाँ भैया जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे 166। 166 है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 3 मार्च, 8 मार्च, 21 सितंबर, 5 जून। 3 मार्च, 8 मार्च, 21 सितंबर और डी ऑप्शन दे रखा है 5 जून। बिल्कुल, सबसे पहले कमेंट कर दीजिए मेघालय की राजधानी कौन सी है। बहुत शानदार प्रश्न है। मेघालय की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, शिलांग। हाँ, मेघालय की राजधानी शिलांग है। क्या है? शिलांग। अगला प्रश्न दे रखा विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रश्न आता है कि विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें राइट करना पड़ेगा 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे सभी को समझ में? इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात करने वाले हैं। हाँ जी, अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 167, 167 प्रश्न है। हमें दे रखा है जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जी, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम। ऑप्शन हमें दे रखा है जैनों का, बौद्धों का। ऑप्शन दे रखा है जैनों का, बी ऑप्शन दे रखा है बौद्धों का, सी ऑप्शन दे रखा है मुसलमानों का, डी ऑप्शन है हिंदू का। बिल्कुल, और इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 168 प्रश्न की। 168 प्रश्न दे रखा है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा है तांबा और टिन का। ये ऑप्शन दे रखा है तांबा और टिन का। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा हमें तांबा और जस्ता। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा हमें लोहा और जस्ता। डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन दे रखा हमें स्टील और क्रोमियम। भाई प्रश्न को पढ़ना, बिल्कुल कवर हो जाएगा। जातक, बहुत अच्छे शानदार प्रश्न आया हुआ है रेलवे एग्जाम में। प्रश्न का लैंग्वेज बोल रहा है कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। हमें किसको राइट करना पड़ेगा? बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। और अगला प्रश्न दे रखा स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो हमें स्टील और क्रोमियम को राइट करना पड़ेगा। यहाँ पर डी ऑप्शन, स्टील और क्रोमियम का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। आगे सभी को समझ में? हाँ, जल्दी से कॉपी कर लीजिए भैया। बहुत शानदार प्रश्न है, हर प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी, बात करेंगे साथियों 169 प्रश्न की।
169 प्रश्न है, शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन दे रखा है 78 ईसा पूर्व में, बी ऑप्शन दे रखा है 58 ईसा पूर्व में, सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन दे रखा है 73 ईसा पूर्व में, और डी ऑप्शन की बात करते हैं, हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। और इसी प्रकार हम बात करेंगे 170। 170 एक किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? 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 ऑप्शन दे रखा है चीन, इराक, मिस्र, रोम। ऑप्शन दे रखा है चीन, बी ऑप्शन दे रखा है इराक, सी ऑप्शन दे रखा है मिस्र, और डी ऑप्शन दे रखा है रोम। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए भैया। शक संवत कौन से वर्ष आरंभ हुआ था? तो हमें राइट करना पड़ेगा 78 ईसा पूर्व। किसको राइट करना पड़ेगा? 78 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र को। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। आगे सभी को जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है।